हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट और बाकी सारे फॉर्मूलेस देखे थे, उनको डिराइव किया था। इस वीडियो में हम इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे या फिर हम एसएचएम को एक केस में स्टडी करेंगे, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ केस ऑफ मास और मासेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। यानी कि हम एक स्प्रिंग से जुड़े हुए मास को देखेंगे कि वो किस तरह से मोशन करता है। ठीक है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 कंडीशंस को पढ़ेंगे। पहला केस देख लेते हैं, मास ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के केस में हम मास को देखेंगे, फिर हम वर्टिकल स्प्रिंग के केस में मास को देखेंगे, फिर हम 2 मासेस को एक स्प्रिंग से अटैच करके और उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा मास ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। यानी कि हम मान लेते हैं कि एक हमारी मासलेस स्प्रिंग है ना, उस स्प्रिंग का अपना कोई भी मास नहीं है। ऐसी मासलेस स्प्रिंग को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सरफेस से क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। फिर उससे हम m मास का एक क्या कर देते हैं, बॉडी अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मासलेस स्प्रिंग से एक बॉडी जो उसको हमने एक सरफेस से क्लैंप कर दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी x डायरेक्शन में, और उस पर से हमने m मास का एक बॉडी क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी को खींच करके x डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस करूं, यानी कि मैं क्या करूंगी, इसको खींच करके डिस्प्लेस करूंगी, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो करके फिर जब मैं इसे छोड़ूंगी तो ये वापस इसके पास आएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। इस तरह से ये जो पार्टिकल है स्प्रिंग से अटैच, वो क्या करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस पार्टिकल को x डिस्प्लेसमेंट तक क्या कर लेती हूँ, डिस्प्लेस कर देती हूँ। मैंने इस पर फोर्स लगाया, वर्क डन किया। ठीक है, खुद वर्क डन करके स्प्रिंग को मैंने क्या कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया, और इसको x डिस्प्लेसमेंट तक क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जब मैं इस पर वर्क डन कर रही हूँ तो स्प्रिंग इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, एक प्रत्यानयन बल लगाएगी। ठीक है, ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पेंडुलम वाले केस में भी पढ़ चुके हैं। जब मैं इस पर वर्क डन कर रही हूँ तो स्प्रिंग इसे वापस क्या करेगी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा f डायरेक्शन में। मैं इसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही हूँ और रीस्टोरिंग फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, वर्क करने लगेगा, जो इस बॉडी को, इस पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करेगा। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल क्या करता है, इस पर काम करने लगता है। और ये हमने एसएचएम जब स्टडी किया था तो डिटेल में देखा था कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, -kx। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है और फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए F = -kx होता है। जहाँ पर k क्या है हमारा, हम स्प्रिंग को पढ़ रहे हैं, तो इस केस में k हो जाएगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से F = -kx होता है। ठीक है, फिर जब हमने एसएचएम की इक्वेशन निकाली थी तो भी हमने क्या किया था, इसी तरह से सॉल्व किया था। F = ma, F की मैंने वैल्यू रख दी है। एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv/dt, और वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, d2x/dt² = -kx। ठीक है, इस -kx को मैं LHS की साइड क्या करूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी, तो हो जाएगा d2x/dx² + kx = 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करी थी। ये देखिए, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में भी यही इक्वेशन कैलकुलेट करी थी।
यहाँ पर देख लीजिए ये वाली बिल्कुल एज इट इज़ सेम आई है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो मास है, किसी मास को अगर स्प्रिंग पर अटैच किया जाए तब उसे डिस्प्लेस करने पर वो भी क्या करने लगता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ इस तरह से मोशन करता है कि उसका रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसके डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, व्हेन मास इज अटैच्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस कि जब हम एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पर मास m को अटैच करते हैं तब वो मास m बाहर मतलब उसको डिस्प्लेस करने पर, अगर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब हम इसका सेकंड केस देख लेते हैं। मास अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग, कि अगर हम एक मास को वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच कर दें तब क्या हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसको हमने किसी सरफेस से क्लैंप करके y डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर से हमने उसको क्या कर दिया है, लटका दिया है। ठीक है, अगर इस स्प्रिंग पर एक m मास की बॉडी को क्या किया जाए, अटैच किया जाए, उस कंडीशन में इस स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग को हमने इस तरह से दीवार पर से लटकाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो जब हम इस पर कोई भी मास को अटैच करेंगे तो उस मास के वेट के कारण वो स्प्रिंग पर एक फोर्स लगेगा और उस वेट की वजह से उस स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम मान लेते हैं स्प्रिंग जो है वो वाई नॉट एक्सपांड हो जाती है, यानी कि इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ F = mg, तो उस वजह से स्प्रिंग की लंबाई जो है वो वाई नॉट बढ़ जाती है। फिर हम क्या करेंगे, अभी तक हमने इस स्प्रिंग पर कोई भी वर्क डन नहीं किया है। जब ये स्प्रिंग बढ़ जाएगी तब भी ये वापस अपनी मीन पोजीशन में, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस मास को पकड़ करके खींच लेंगे। तो हम इस पर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो जैसे ही हम इस स्प्रिंग पर वर्क डन करेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगने लगेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स, और उसकी वजह से जैसे ही हम उस मास को खींच करके छोड़ेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, फिर वापस नीचे आएगा। इस तरह से ये जो पार्टिकल है ये स्प्रिंग के ऊपर क्या करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल वर्क हो रहा है, यानी कि जब इसका सिर्फ भार इस पर काम कर रहा है, तब इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, F0 होगा। लेकिन हमने फिर इस स्प्रिंग को पकड़ करके क्या कर लिया, थोड़ा सा खींच लिया। उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। उस केस में हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई y तक और बढ़ जाती है, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन में जब इस पर कोई भी मास नहीं था तब से लेकर के फाइनल कंडीशन जब हम उस स्प्रिंग को खींच लेते हैं, टोटल चेंज कितना होता है, y + y0, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। अब इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसको हम क्या मान लेते हैं, F'। ठीक है, इस केस में इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो क्या है, F', और अभी भी इसका जो mg है वो नीचे की साइड काम तो कर ही रहा होगा, क्योंकि वेट कभी भी ख़त्म थोड़ी होता है, चाहे आप उसको खींच लो तब भी उस पर उसका क्या लगेगा, वेट लगेगा। अब जब आप इसको खींची हुई कंडीशन से जब इसको छोड़ेंगे तब ये क्या करने लगेगी, ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगी। तो हम एक एक करके इन तीनों कंडीशंस को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसको हम कंडीशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको कंडीशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन कंडीशन 2, क्योंकि फर्स्ट का तो कोई सेंस ही नहीं है, इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट को स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो आप इमेजिन कीजिए कि एक स्प्रिंग लटकी हुई है, उस पर आपने एक मास को लटकाया, तो थोड़े टाइम बाद वो
जब वो बढ़ जाएगी स्प्रिंग, उसके बाद वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा, है ना। यानी कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन जब वो स्प्रिंग मोशन करना बंद कर देगी, उसका क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। उस कंडीशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स है, हुक्स लॉ लगाएंगे आप, हुक का नियम, तो हुक ने क्या बताया था, F जो होता है वो -kx के बराबर होता है। तो सेकंड कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, F0, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, -k, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y0 डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा -k y0। ठीक है, ये तो है इसका रीस्टोरिंग फोर्स। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F0 और एक लग रहा है mg। तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका क्या मतलब है, F0 प्लस mg कुल मिला करके कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि इनका रिजल्टेंट ज़ीरो होने की वजह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये स्प्रिंग ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे मूव करेगी। ठीक है, अब क्या होगा, F0 की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, -k y0, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, -k y0 प्लस mg इज इक्वल टू 0। ये यहाँ माइनस में है, यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा mg इज इक्वल टू k y0। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए नेट फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है और स्प्रिंग कहीं पर भी मोशन नहीं करेगी। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये एक फिक्स्ड कंडीशन पर बनी रहेगी। ये केस क्लियर हो गया। अब हमने इस मास को पकड़ करके खींच लिया, हमने इस सिस्टम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, हमने वर्क डन करके इस मास को बाहर की तरफ खींच लिया। उस कंडीशन में इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F'। तो हम हुक्स लॉ लगा करके कंडीशन थर्ड को भी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंडीशन थर्ड में जो लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स है, लिख लेते हैं हम, रीस्टोरिंग फोर्स बाय हुक्स लॉ। रीस्टोरिंग फोर्स को निकालने का फॉर्मूला हुक ने ही दिया था, तो रीस्टोरिंग फोर्स है हमारा F' माइनस के इंटू डिस्प्लेसमेंट। F इज इक्वल टू क्या होता है, -kx, x होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में -k तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इस कंडीशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारा y प्लस y0। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, y प्लस y0। तो रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा -k y प्लस y0। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी यहाँ पर क्या लगेगा, एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पार्टिकल अब स्टेबल नहीं रह जाएगा। जैसे ही आप इसको खींचने के बाद यहाँ से छोड़ेंगे तो वो ऊपर, फिर वापस से मीन पोजीशन, फिर उसके नीचे, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर ऊपर क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसमें होगी ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स को मैं F मान लूँ। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो F' प्लस mg के सम के बराबर होगा, है ना। यानी कि F' है ये रीस्टोरिंग फोर्स, इस पर टोटल दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक है इसका रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरा है इसका वेट mg। दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा नेट फोर्स बनेगा कि इस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है। अब F' की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट करें तो हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिलेगी -k y प्लस y0 और ये हो जाएगा प्लस mg। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा -k y0 प्लस mg। ठीक है, अब हमने लास्ट यहाँ पर k y0 की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की थी, किसके बराबर थी, mg के बराबर थी। तो यहाँ पर भी k y0 की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं mg से। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू k y0 की जगह पर रखना है mg और यहाँ पर हो जाएगा प्लस mg। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी F इज इक्वल टू -ky।
ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ y डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपने उस चीज़ को कहाँ तक खींचा है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक कराया है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों कंडीशन का एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। फर्स्ट कंडीशन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकेंड कंडीशन से हमने इसको कैलकुलेट किया था, थर्ड कंडीशन में इस वाले रिजल्ट को यूज़ करके हमने नेट फोर्स की वैल्यू को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाने के लिए F इज़ इक्वल टू ma और A इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी के वाई माइनस में है, यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई इज़ इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन मास इज़ अटैच्ड टू मास m इज़ अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम वर्टिकल स्प्रिंग पर किसी मास m को अटैच करें तो वो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल की जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई है वो बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन के बराबर है, उसके जैसी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब किसी मास m को एक वर्टिकल स्प्रिंग से जोड़ा जाता है तो वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करने लगता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। ठीक है, अब मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग का एक लास्ट केस बचा है, थर्ड केस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टू मासेस अटैच्ड टू वन स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग के अंदर हम दो मासेस को अटैच करके और फिर इनके ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।